दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 नए सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को कंप्लीट कवर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का वर्णमाला। वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, समय कम है, इसलिए हमें अधिक से अधिक एमसीक्यूज लगाना है और एमसीक्यूज के माध्यम से सभी चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 44, 52, 48, 36। तो दोस्तों, इन चार ऑब्जेक्टिव में सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा, वह होगा 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? यहाँ है 52 वर्ण, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। तो आपको डाटा याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो दोस्तों, कितने स्वर होते हैं हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसका आंसर तो होते हैं 11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो वह होते हैं 11। कुल स्वर बोलेगा तो होते हैं 13। यदि क्वेश्चन हमें घुमाकर पूछ सकता है, ऑप्शन देगा 11, 13, यदि वह कुल स्वर पूछेगा तो हम 13 पे लगाएंगे, और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो हम उसमें 11 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो दोस्तों, 13 में कौन कौन से जाएंगे? अम, आहा, जिसे हम अयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जो वर्ण है वह स्वर नहीं है? ई, री, क, उ। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा क क्या है? हमारा व्यंजन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कितनी होती है कुल वर्ण व्यंजनों की संख्या? तो व्यंजन होते हैं हमारे 41। कितने होते हैं दोस्तों? 41। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ग का है? तालव्य मतलब जिसमें हम बोलने पर हमारी जो ताल से हमारी जो जीभ होती है वह टकराती है, तो वह हो जाएगा तालव्य वर्ग। जैसे च, क, च, ट, प हमारे ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। ट हमारा कौन सा हो जाएगा? च, क। तो दोस्तों, जो च होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो च वर्ण है वह एक तालव्य वर्ण है, जो तालु से उच्चारित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंगा किस वर्ण वर्ग में आता है? मूर्धनि, दंतव्य, तालव्य, ओष्ठ। तो कौन सा आता है? वह तालव्य। कौन सा आता है दोस्तों? तालव्य। यह तालव्य 5वां वर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा है 25, 20, 33 या 5। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25, जिसे हम 5 वर्ग में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, 5 वर्गों में क, च, ट, त, प, इन हम 5 वर्णों में बांटते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ह किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ है, उष्म है, तालव्य है या दंतव्य है? तो दोस्तों, ह किस प्रकार का व्यंजन है? तो यह हमारा उष्म व्यंजन है। कैसा है दोस्तों? उष्म व्यंजन है। ह उष्म व्यंजन है जो गले से उच्चारित होता है। कहाँ से? गले से उच्चारित होता है, उसे हम उष्म व्यंजन कहेंगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? र, य, व, थ। अंतःस्थ जो व्यंजन है वह कौन सा नहीं है? थ। कौन सा नहीं दोस्तों? थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ एक स्पर्श व्यंजन है। क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन है। य, र, ल, व। ल जो है वह भी अंतःस्थ व्यंजन है, और नहीं है तो थ है। थ क्या है? यह स्पर्श व्यंजन है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अ और ओ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, संधि या फिर उपसर्ग। तो दोस्तों, अ से अ तक के जो वर्ण होते हैं वह हमारे स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल स्वर कितने हैं हमारे? 11। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, निम्नलिखित में कौन से वर्ण ओष्ठ वर्ग में आते हैं? जिस पे हम बोलने पर हमारी ओठों के बीच से वह शब्द निकलते हैं, वह कौन से वर्ग में आते हैं? इसके ऑप्शन है क, ख, ग, घ, ड, प, फ, ब, भ, म,
ट ठ ड ण ण च छ ज झ अंग। तो दोस्तों ओष्ठ वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओष्ठ वर्ग में आते हैं जिसमें ओठों से मतलब जो हमारी ओठों के बीच से उच्चारित होते हैं। इसमें प वर्ग के वर्ण आते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा री का उच्चारण कहाँ से होता है। री का उच्चारण कहाँ से होता है? इसके ऑप्शन है तालु, कंठ, ओष्ठ या फिर दंत। तो दोस्तों री का उच्चारण हमारे कंठ से होता है। री कंठ से होता है मतलब गले से होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ल किस प्रकार का व्यंजन है? क्या यह स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है या उष्म व्यंजन है? तो दोस्तों ल किस प्रकार का जो व्यंजन है वह है अंतःस्थ। य र ल व 4 प्रकार के होते हैं जिसमें ल है आएगा अंतःस्थ व्यंजन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कंठ वर्ण कौन से होते हैं? कंठ वर्ण पूछा है तो अ आ क ख ग। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में ट ठ ण ड प फ ब भ च छ ज झ। तो दोस्तों कंठ वर्ण हो जाएंगे हमारे अ आ क ख ग, जिसको हम गले के माध्यम से बोलते हैं। तो अ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ वर्ण गले से उच्चारित होते हैं। इनमें स्वर अ आ और क वर्ग के व्यंजन आते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स ह। ये किस प्रकार के वर्ण हैं? इसके ऑप्शन है हमारे पास में अंतःस्थ, ऊष्म, तालव या फिर दंत्य। तो दोस्तों स कैसे व्यंजन है? तो यह हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका उच्चारण श्वास के घर्षण से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स और ह भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत है? कौन सा वर्ण दंत है? तो कौन सा है? ट, त, क, च। तो दोस्तों जो दंत वर्ण होते हैं वह हो जाएगा ट। त हो जाएगा त वर्ग। त थ द ध न इनको हम दंत कहा वर्ण कहते हैं क्योंकि ये दांतों से उच्चारित होते हैं। आप कोशिश करके जब पढ़ते हैं, जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आप इन शब्दों को ध्यान में अवश्य रख के देखिए कि इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, ताकि इससे आपकी समझ अच्छे से बन पाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा णी इंगा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है मूर्धा, ओष्ठ, तालु या गला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तालु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंगा है इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए यह तालव्य वर्ण कहलाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वर्णमाला में अम और आहा को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन या फिर अन्य स्वर। तो दोस्तों वर्णमाला के अम और आहा को हम आयुर्वाह के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसमें अन्य स्वर सही आंसर हो जाएगा। अम क्या होता है? अनुनासिक और आहा विसर्ग होता है। हिंदी में इन्हें अन्य स्वर माना जाता है या फिर इन्हें हम आयुर्वाह के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मौन उच्चारण से जुड़ा है? मौन उच्चारण कौन सा है? री, अम, आहा और ह। तो मौन उच्चारण कौन सा होता है? आहा कौन सा होता है? आहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अह विसर्ग कहलाता है जो हल्का लास्ट में मौन स्वर देता है। तो आपको याद रखना है मौन स्वर कौन सा है? आहा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? इसके ऑप्शन से 2, 3, 5, 7। तो कितने प्रकार से किया गया है दोस्तों? व्यंजनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, 7 प्रकार से। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। कौन कौन से? स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त, अनुनासिक, वर्गीय, अवर्गीय। कुल 7 प्रकार से किया गया है और स्पर्श व्यंजन को 5 प्रकार से किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा त्र, ज्ञ, स्र किस श्रेणी में आते हैं? क्या यह संयुक्त वर्ण है, स्वतंत्र व्यंजन है, केवल संधि है या फिर स्वर संयोग है? तो आपको याद रखना है त्र, ज्ञ, स्र यह किस श्रेणी से आते हैं? तो यह होते हैं संयुक्त वर्ण। 2 शब्दों के मेल से यह वर्ण का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे संयुक्त वर्ण कहेंगे। जब 2 व्यंजनों का मेल होता है तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, जैसे त्र, ग्र और स्र।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ड का उच्चारण कहाँ से होता है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ड का उच्चारण कंठ से होता है। यह क वर्ग का 5वां वर्ण है। क, ख, ग, घ, ड। ड कैसा है? 5वां वर्ण है। किसका? यह कंठ का। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न किस वर्ण वर्ग का सदस्य है? न किसका है? इसके ऑप्शन है ट, त, प, च। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे त वर्ग, मतलब दंत्य वर्ण। त, थ, द, ध, न। न कैसा है? 5वां वर्ण है। ये कैसा है? दंत्य वर्ण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो य, र, ल, व। हमने अभी पिछले प्रश्नों में भी किया कि जो वह है वह कैसा है? एक अंतःस्थ वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। य, र, ल वर्ग जो है आपको याद रखना है। य, र, ल, व वर्ण कैसे हैं? यह है अंतःस्थ। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में छ का स्थान क्या है? स्वर, संयुक्त, अनुस्वार या फिर उच्च स्वर? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में छ का स्थान है संयुक्त व्यंजन के रूप में। किसके रूप में? संयुक्त व्यंजन के रूप में, जिसमें यह क और स दो संयुक्त व्यंजनों के मिलने से बना है। क और स आपको याद रखना है। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छ जो है उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, क, स, क, र, क, य, ऐसे वर्ड दे देंगे, जिसमें हमें ढूंढना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अ से ह तक का क्रम क्यों जरूरी होता है? इसके ऑप्शन हैं याद रखने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है सही पढ़ाई और समझ के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों अ से ह तक का जो क्रम है वह जरूरी क्यों होता है? वह होता है सही पढ़ाई और समझ के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि हम वर्णों को सही शब्द में, सही क्रम में, सही ढंग से पढ़ और समझ सके और सीख सके। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, य, र, ल, व क्या है? स्वर है, संयुक्त वर्ण है, अंतःस्थ व्यंजन है या उष्म ध्वनि है? तो हमने इसके 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इसमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अम और आहा को क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है अन्य स्वर। इसे हम अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यह 2 विशेष स्वर होते हैं जो सामान्य स्वरों से अलग उच्चारित होते हैं, और अह को हम मौन वर्ण भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घ और झ कैसे उच्चारित होता है? क्या यह अल्प प्राण है, महाप्राण है, उष्म है या फिर अंतस्थ है? तो घ और छ कभी कभी आपको समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को करेक्ट, मतलब ऑप्शन छाट के अपना आंसर सही कर सकते हैं। जैसे उष्म और अंतस्थ आपने इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो घ और झ ये शब्द कैसा है हमारा? क, ख, घ, झ लास्ट के जो शब्द होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में, लास्ट के जो शब्द होंगे 2, वो कैसे होते हैं? महाप्राण। और पहले के 1 से लेकर 3 मतलब क, ख, घ, सॉरी क, ख, ग, ये जो होंगे ये कैसे होंगे हमारे? अल्प प्राण। और घ और झ ये हो जाएंगे महाप्राण। तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन में लास्ट के शुरू के जो 3 वर्ड होंगे वह हो जाएंगे अल्प प्राण, और लास्ट के जो होंगे 2 शब्द वह हो जाएंगे महाप्राण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाप्राण। इन्हें बोलते समय सांस कैसे लगती है? अधिक लगती है, इसलिए हम महाप्राण के नाम से जानते हैं या महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों का वर्ग जैसे क वर्ग और च वर्ग किस पर आधारित होता है? हम वर्णों को कैसे रखते हैं उच्चारण के आधार पे? आवाज़ की तीव्रता, बोलने की जगह, बोलने की रफ्तार या फिर मात्रा पर? तो हम करते हैं बोलने की जगह पर। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है उस आधार पर हम उसका वर्ग तय करते हैं। तो कौन कौन से हैं? कंठव्य, तालव्य, मूर्धव्य, दंत्य और ओष्ठ। ये 5 प्रकार से हमने व्यंजनों को बांटे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स में अंतर क्यों होता है? मात्रा के कारण, भाषा के कारण, उच्चारण की अपनी अलग जगह होने के कारण या संयुक्त रूप के कारण? तो दोस्तों स ये कैसे हैं? उष्म व्यंजन। इनका जो अंतर क्यों करते हैं? यह करते हैं उच्चारण की अपनी जगह के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं, तालु, मूर्धा और दांत से। आपको यह बात ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छ
त्र को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है? दो वर्णों से मिलकर बनता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? तो वर्णमाला के कितने भाग होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 या 5। तो वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। और जो वर्ण व्यंजन होते हैं वहाँ होते हैं हमारे 41 नंबर के। और कुल व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 52। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, इंगा किस वर्ण समूह में आता है? तो वह आता है हमारा च वर्ग में। कौन से वर्ग में? च, छ, झ, ढ, इंगा। तो यह तालव्य वर्ण है जो च वर्ग का 5वां शब्द है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न, म में क्या समानता है? सभी तालव्य हैं, सभी उच्च स्वर हैं, या सभी अनुनासिक वर्ण हैं, या सभी संयुक्त वर्ण हैं? तो कैसे हैं दोस्तों? यह सभी अनुनासिक वर्ण है। इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। जो लास्ट की जो हमारे पूरे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें जो लास्ट के जो 5वें वर्ड होते हैं, क, च, ड, द, प, पाँचों वर्ग में लास्ट के अक्षरों को हम क्या कहेंगे? हम उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, या फिर पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, क से म तक के आने वाले वर्ण किस श्रेणी में होते हैं? तो किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ आते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं, क, च, ड, त, प। इसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। इनकी संख्या 25 होती है। ये वे वर्ण होते हैं जो पूरी तरह से स्पर्श करके बोले जाते हैं उच्चारण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ह का उच्चारण कहाँ से होता है? दांतों से, तालू से, गले, कंठ से या होठ से? तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। यह कंठ वर्ण है, यानी इसका उच्चारण कहाँ से होता है? गले से होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वर्ण दंत वर्ग में आता है? दंत मतलब दांत से। तो क, च, ट, त, प। क, च, ट, त। क वर्ग जो आएगा वह हो जाएगा हमारा दंत वर्ग। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उच्चारण के माध्यम से ऐसे ही समझ के आंसर सही कर सकते हैं। तो त वर्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा दंती वर्ग, मतलब दांतों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंत कहे जाते हैं। त, थ, द, ध, न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स क्या है? स्वर, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन? तो यह होते हैं ऊष्म व्यंजन। स क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, जो श्वास के घर्षण से बोले जाते हैं इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, री को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, विशिष्ट स्वर या फिर मूर्धन्य स्वर? तो री को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट स्वर। क्यों दोस्तों? क्योंकि री अन्य स्वरों से अलग होता है, इसका उच्चारण और प्रयोग विशेष होता है, और संस्कृत में इसमें डबल मात्रा लगती है जिसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प किस वर्ग में आता है? प किस वर्ग का वर्ण है? तो यह है हमारा ओष्ठ का। किसका दोस्तों? ओष्ठ का। प, फ, ब, भ, म, ये 5 शब्द आते हैं जिन्हें हम होठों के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओष्ठ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है हमारा, यह किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श है, ऊष्म है, अंतःस्थ या फिर दंतव्य है? तो य, र, ल, व ये कैसे हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, स्र किसका उदाहरण है? स्र संयुक्त वर्ण, उच्च स्वर, संज्ञा या ऊष्म वर्ण? तो स्र जो होता है वह संयुक्त वर्ण है। कैसा है? संयुक्त वर्ण है। स और र के मिलने से इसका निर्माण होता है, आपको यह याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। तो मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। ण का उच्चारण जीभ के ऊपर की ओर घुमाकर किया जाता है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने मुख्य वर्ग होते हैं? क्या होते हैं? 5। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 वर्ग उच्चारण के स्थान पे हम इन्हें नापते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण का वर्ण का किस वर्ण का उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग होता है? नाक का प्रयोग क्या करते हैं? ल,
म, ब, व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म। म वर्ण में हम क्या करते हैं, उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग भी किया जाता है। और म क्या है, एक अनुनासिक वर्ण है जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ड किस वर्ण का वर्ग है। ड जो है किस वर्ग का वर्ण है, तो यह क, च, ट, प। तो किसका है दोस्तों, ये क वर्ण का, हमारे कंठ जो वर्ण है उसका यह वर्ण है। क, ख, ग, ढ, ये क वर्ग 5 वर्ण है जिसे हम कंठ के माध्यम से बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ड, ठ, ड, ण, न, ये किस स्थान से बोले जाते हैं, तो यह बोले जाते हैं हमारे मूर्धन्य। हम इन्हें मूर्धन्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मूर्धन्य वर्ण हैं जो जीभ के ऊपर से घुमाकर बोले जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अ, आ, ई आदि वर्ण क्या हैं। तो ये क्या है दोस्तों, स्वर। क्या है ये, स्वर। इन ध्वनियों को बोलते समय हवा किसी भी अंग से नहीं टकराती है, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान माने जाते हैं, तो 5। हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 प्रकार हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ज्ञ किस प्रकार का संयुक्त रूप है। ज्ञ पूछा है, तो ग या न, ज, क, स प्लस र, क और स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज प्लस इंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ज और इंगा से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों यह हमारे वर्णमाला के प्रश्न थे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है एक ही क्लास में मिल सके, ताकि आपका वर्णमाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो आप वीडियो को अवश्य देखना ना भूलें, शुरू से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो है आपको जल्दी से मिल जाए और आपकी जो वर्ग 3 की तैयारी है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद हो। धन्यवाद।